सरकार बन गई, देश की आज़ादी का हो गया, और ये तब भी ये 150-200 रुपये महीने की तनख्वाह पर मास्टर लोग काम करते थे, और भी कभी ग्रांट आई नहीं आई, तो हुआ कि इसको राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश शासन ने एक कमेटी बनाई जयप्रकाश नारायण जी की अध्यक्षता में, और जयप्रकाश जी ने कहा कि सबसे मिलना है, आए। वो 2 दिन बड़ा उत्सव का माहौल था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें ये तो पहली संस्था है जिसको आज नहीं बहुत अरसा पहले राज्य की मदद मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही वहाँ पर जब पहला छात्रावास बनाने का हुआ तो ये लोग गए कि आचार्य नरेंद्र जी गुजर गए हैं, उनकी स्मृति को स्थायी करना है, राजेंद्र बाबू के पास। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि आप कब चाहते हैं, मैं ये सब काम छोड़ के मैं, और आए काशी, और काशी विद्यापीठ में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने आचार्य नरेंद्र जी की स्मृति में छात्रावास बनाया। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय तक लड़कियों का हॉस्टल नहीं था, और वो कहते कि कैसा विश्वविद्यालय इसकी छात्राओं के पढ़ने रहने की, और उसमें वहाँ पढ़ने के लिए जमुनालाल बजाज की पोती नंदिनी मेहता आजकल हैं हिंदी की लेखिका भी हैं, उनसे लेके नेपाल की तमाम लड़कियाँ जो सेवाग्राम में पढ़ चुकी थी आगे पढ़ने के लिए आई थीं। तो लाल बहादुर शास्त्री को खबर लगी और उन्होंने जेके इंडस्ट्रीज़ है ना, सिंगानिया या कोई, उनको कहा कि भाई मुझे मेरे विश्वविद्यालय का ऋण उतारना है, वहाँ लड़कियों का हॉस्टल नहीं है, और आप कुछ करना चाहते हो देश के लिए तो लड़कियों का हॉस्टल लाल बहादुर शास्त्री। तो एक सिलसिला ऐसा बना, आखिरी दिनों तक कमलापति जी ने उस विश्वविद्यालय को संभाला, और रघुकुल तिलक जो जिन्होंने 1948 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी निकली, सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से बाहर, तो 11 लोगों ने आचार्य नरेंद्र के साथ अपने विधायक पद को छोड़ा, क्योंकि हम कांग्रेस के नाम पर चुने गए थे, अब कांग्रेस हमने छोड़ दिया, तो कांग्रेस का होने के नाते जो विधायकी मिली थी उसको भी हमको छोड़ देना है। तो उससे इस्तीफा देने वालों में मेरठ के एक विधायक रघुकुल तिलक जी थे, आचार्य रघुकुल तिलक, बाद में वो भी कुलपति बने। तो एक विशिष्ट परंपरा है जिसका कि आचार्य जी का किस्सा तो बता ही दीजिए। जी, आचार्य जी ने भी तो छोड़ा था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आचार्य जी के नेतृत्व में आचार्य जी ने कहा कि कांग्रेस हमारा घर था, और अब हम कई कारणों से, बापू की हत्या भी हो चुकी थी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नशे में ये प्रस्ताव पास कर दिया कि जो अन्य प्रवृत्तियों के लोग हैं पार्टी या तो छोड़ दें या अपनी प्रवृत्ति छोड़ दें। तो उन्होंने कहा ये क्या आपने प्रस्ताव पास किया, खैर अब आपने प्रस्ताव पास कर लिया तो हम लोग निकलते हैं। तो आचार्य नरेंद्र जी ने इस्तीफा दिया। अब देखिए कितनी दुखद और शर्मनाक घटना हुई। आचार्य नरेंद्र फिर दोबारा जनता के बीच में गए चुनाव लड़ने के लिए, बाकी सभी लोग गए, और आचार्य जी निर्विवाद अजात शत्रु थे। चुनाव फैज़ाबाद में, और आचार्य जी की लोकप्रियता और उनके लिए तमाम वॉलंटियर, काशी विद्यापीठ के तमाम विद्यार्थी, और कांग्रेस में जो नेता रह गए थे आचार्य जी के शिष्य लाल बहादुर शास्त्री, अलगूराज शास्त्री, कमलापति, संपूर्णानंद तो मित्र ही थे, उन्होंने कह दिया पार्टी के हाईकमांड को कि हम आचार्य जी के खिलाफ प्रचार में नहीं जा सकते हैं। जवाहरलाल ने भी मना कर दिया, लेकिन आचार्य जी का सत्यानाश करना था तो एक साधु को पकड़ा कांग्रेस ने, बाबा राघव दास। वो भी किसान आंदोलन से थे, लेकिन बाबा राघव दास कहाँ और कहाँ आचार्य नरेंद्र। बाबा राघव दास का कुल यही आंदोलन, कुल प्रचार यही था कि ये तो नास्तिक है, और वो तुलसी का पत्ता और गंगा जल से कसम खिलवाते थे, ये जीत गए तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ेगा। आचार्य जी बौद्ध धर्म के प्रकांड आचार्य थे। बौद्ध धर्म पर पहली किताब हिंदी में बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य जी की लिखी हुई है। जब लोग अपनी जीवनियाँ लिख रहे थे जेल में बैठ के, तो आचार्य जी ने फ्रेंच से अभिधर्म कोश, आप में से जो बौद्ध विमर्श के जानकार होंगे जानते हैं उसका महत्व, अभिधर्म कोश का हिंदी में अनुवाद किया, अपनी जीवनी नहीं लिखी। उस आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ बाबा राघव दास गेरुआ कपड़ा पहन करके उनके खिलाफ प्रचार करते रहे, और लोगों ने फिर पूछा आचार्य जी से, पत्रकारों ने भी पूछा कि ये कहते हैं कि आप तो नास्तिक हैं, आप तो हिंदू हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मार्क्सवादी हूँ, और मार्क्सवादी होने के नाते मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें वैज्ञानिक आधार पर अपनी आस्थाओं को जांचना चाहिए। अब वो हल्ला मच गया, आचार्य जी हार गए। नेहरू जी ने क्या किया उस समय? नेहरू जी चुप रहे। नेहरू जी ने जैसे धृतराष्ट्र और भीष्म और सब आंखें झुकाए बैठे रहे, और द्रौपदी
का अपमान होता रहा जरासंध, और वैसे गोविंद वल्लभ पंत और बाकी छुटभैया यूपी के नेता आचार्य जी को पराजित करने के बहाने समाजवादियों को हमेशा के लिए नेस्त नाबूद करने में जुटे रहे। और इसीलिए जब ये हुआ कि राम कसम की क्या कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे और हिंदू धर्म खतरे में है, तो हमने कहा कि ये जो नागफनी का पेड़ चारों तरफ हमको परेशान कर रहा है, इसका बीजारोपण किसी और ने नहीं किया था, हमने अपनी सत्ता की वासना में, जिसके लिए गांधी जी ने मना किया था, हमने किया था। तो बीज बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब ऐसी नाशकारी प्रवृत्ति बन गई है कि किसी से आप बहस ही नहीं कर सकते हैं, किसी से आप चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। हिंदू धर्म के बारे में कोई गांधी से बड़ा हिंदू कौन होगा, लेकिन गांधी को दोषी ठहराया जाता है हिंदू धर्म के खतरे, और हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। लेकिन किया किसने, शुरू किसने किया, रास्ता किसने दिखाया, पहला ढेला किसने मारा? शंकर जी ने इशारा किया। हम लोग कैसे कैसे सुनहले मौक़ों के मोड़ पर आकर के चूक गए। जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के नेता 6 बरस से लगातार मौलाना आज़ाद थे, क्योंकि 1939-40 में हुए थे, 41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन चला, सब लोग जेल गए, फिर सन 42 में भारत छोड़ो हुआ, तो पार्टी के सम्मेलन का कोई तुक नहीं था, नेतृत्व बदल। लेकिन हुआ कि अब नया नेता कौन बने। आचार्य जी गांधी जी के लगातार करीब होते चले गए थे। 1921 से 1934 तक तो मिले ही नहीं थे। जिस नेता के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दिया, अपनी वकालत छोड़ दिया, उससे अगले 13 बरस तक वो मिले ही नहीं। आचार्य जी ने जब मुलाकात 1934 में हुई गांधी जी की, तो गांधी जी ने शिकायती अंदाज में श्री प्रसाद जी से कहा कि अरे श्री प्रसाद जी, आपने ये नर रत्न कहाँ छिपा रखा था? हम तो अपने नेता के कहने पर अगर हमारी उंगली का नाखून कट जाए तो बताने जाएंगे कि नेताजी आपकी वजह से मेरी उंगली का नाखून कट गया। 13 बरस वो मिले नहीं थे। वो एक प्रवृत्ति अलग थी कि हमने देश के लिए कुर्बानी की है और गांधी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो 1934 से 1946 के बीच में वो लोग नज़दीक आते चले गए। 1940-41 में आचार्य जी को दमे की तकलीफ़ थी, तो आचार्य जी को उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है समाजवादियों को कि आप देश को तो ठीक करना चाहते हो, आप में से ज़्यादातर खुद बीमार रहते हो, तो पहले अपना स्वास्थ्य ठीक करो, और अगर नहीं होता तो हमारे पास। तो आचार्य जी उनके पास जाके 1 महीना रहे स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, उसका लाभ भी हुआ। लुई फिशर ने किताब लिखी है अ वीक विद गांधी, उसमें उन्होंने आचार्य जी के वर्धा में होने का जिक्र किया है। खैर, बहुत से लोग ये कहते हैं कि 1942 में जो आंदोलन के लिए तैयार हुए गांधी जी, जो 1939-40 में नेताजी सुभाष के कहने के बावजूद तैयार नहीं हुए थे, इसलिए नेताजी को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा, फिर वो देश छोड़ करके इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। उसमें आचार्य जी का बड़ा योगदान था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गांधी जी को, और भी लोगों का योगदान रहा होगा, तो आचार्य जी के व्यक्तित्व से वो बड़े प्रभावित थे। तो जब हुआ कि अब कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट कौन बने, जवाहरलाल रह चुके, पटेल रह चुके, प्रसाद रह चुके, मौलाना आज़ाद रह चुके, तो आचार्य जी का मौन का दिन था। उन्होंने स्लेट पर नाम लिखा नरेंद्र देव, और उनसे पूछने गए थे कौन, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, ये लोग बिल्कुल उल्टे पांव निकले वहाँ से कि अरे ये तो कब्जा कर लेंगे। और आचार्य नरेंद्र देव कौन थे? ये यूपीसीसी, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे मजबूत संगठन था, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके वो चेयरमैन थे। और आचार्य नरेंद्र देव के प्रति आकर्षण का कारण ये था कि जब पार्टी का जब विजय हो गई 1937 के चुनाव में, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आचार्य जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उस समय उसको प्राइम मिनिस्टर कहते थे। आचार्य जी ने कहा कि मैं तो खुद ही अध्यक्ष हूँ पार्टी का, ऐसी कोशिश करो कि और लोगों को जोड़ा जाए। तो पंत जी मुख्यमंत्री बनाए गए। आचार्य जी की ज्ञान, ये बलिदान की या त्याग की परंपरा थी जो उनको आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थी। तो ये लोग फिर आपस में इन्होंने सलाह की, और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये नेहरू विरोधी ग्रुप था कई कारणों से। और आचार्य जी और जवाहरलाल नेहरू का रिश्ता 1920-21 से था। एक संस्था बनी थी होम रूल लीग 1915-16 में, जो एनी बेसेंट ने बनाई थी। एक और होम रूल लीग बनी थी जो लोकमान्य तिलक ने बनाई थी। लोकमान्य तिलक जब मांडले से लौटे तो उनको आत्मसमीक्षा का अवसर मिला था कि भाई किस रास्ते से देश को हम खड़ा कर सकते हैं।
तो आचार्य आप जानते हैं कि वो तो गरम दल के नेता थे और वो शस्त्र से परहेज नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने होम रूल लीग बनाई और उन दोनों का विलय हुआ। होम रूल लीग के फैज़ाबाद के उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, जो एनी बेसेंट को इंग्लैंड के विद्यार्थी दिनों से जानते थे, और फैज़ाबाद के सेक्रेटरी थे नरेंद्र देव। तो नरेंद्र देव और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के उदय के पहले से एक दूसरे को जानते थे और वो रिश्ता आखिर तक बना रहा। लोग कहते हैं कि आचार्य जी को नरेंद्र देव जी ने आके कहा कि बहुत गड़बड़ चल रही है बनारस विश्वविद्यालय में। उस समय वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और आचार्य जी से बात करने के लिए जवाहरलाल जी, मौलाना आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आचार्य जी तो सोशलिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और अभी इतनी कटुता रही है, अभी सब हुआ, हमारे कहने का कोई आप ही। तो जवाहरलाल जी लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के बहाने लखनऊ आते हैं, आचार्य जी से निवेदन करते हैं। आचार्य जी मित्र की बात नहीं टालते हैं और वो BHU के वाइस चांसलर होने को तैयार होते हैं। जब ये खबर हुई कि BHU के वाइस चांसलर बन के आचार्य जी जा रहे हैं तो उधर तो बनारस में उत्सव होने लगा, क्योंकि वो काशी विद्यापीठ के कुलपति थे बरसों बरस, उनके पढ़ाए लोग अभी अध्यापक थे BHU में। दूसरी तरफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में हड़ताल हो गई। आजकल हड़ताल होती है कि वाइस चांसलर हटाओ, तब हड़ताल हुई कि इनको हम जाने नहीं देंगे। और आचार्य जी जब बनारस पहुँचे तो लड़कों ने बाकायदा उनको, एक बग्गी आई थी ले जाने के लिए, घोड़े निकाल के उनको खींचते हुए ले गए। तो आचार्य जी जैसे व्यक्ति थे, गांधी जी ने उनको अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन ये चारों तरह हर तरह से लोगों ने घेरेबंदी की और गांधी जी तो हमेशा अतिवाद के खिलाफ थे। उनको लगा कि ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जो विरोध हुआ, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निकलने के पीछे कांग्रेस सोशलिस्टों का 1948 में एक अनुभव ये भी था कि ये अगर हम लोग आचार्य जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने को तैयार नहीं है तो हमेशा हम लोगों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करेंगे। हालांकि आचार्य नरेंद्र देव खुद राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस से निकलने के समर्थक नहीं थे, क्योंकि UPCC उनकी थी। जो टिकट 1946 में 1948 में दिया, ज़्यादातर टिकट आचार्य जी की, ज़्यादातर टिकट काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों को मिला। वो अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में, जन संगठनों में काम कर रहे थे। तो होता था कि ये तो विद्यापीठ की ट्रेंड है, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट्री पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव जी के अनुयायियों का बहुमत था, पार्टी के संगठन में बहुमत था, लेकिन आचार्य जी को लोकतंत्र का तकाजा ये था, इसीलिए कभी कभी बहुमत के खिलाफ भी जाना चाहिए। ये बम्बई में झगड़ा हुआ सरदार पटेल और अशोक मेहता का, बम्बई के मेयर के चुनाव में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भी उतारा। तो SK पाटिल ने शिकायत किया सरदार पटेल से कि क्या ये एक पार्टी है कि चोचों का मुरब्बा है, आप इन लोगों को बाहर करिए। और सरदार पटेल थोड़ा बोलने में मृदुभाषी नहीं थे जवाहरलाल की तरह से। तो ये अभी छापी है रमाशंकर जी ने किताब, उससे मेरा भी थोड़ा बुद्धि का सुधार हुआ है कि गांधी जी ने 1946 में समाजवादियों को बुलाया था एक मीटिंग के लिए, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे चारों तरफ। तो सरदार पटेल भी उस मीटिंग में आना चाहते थे। तो गांधी जी ने पूछा इन समाजवादियों से कि ये सरदार पटेल चाहते हैं कि वो भी बातचीत में रहें, आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों की आपस में बहुत बनती नहीं है। तो लिखा है रामनंदन मिश्र ने अपने लेख में, वो भी उस डेलीगेशन के हिस्सा थे। और रामनंदन मिश्र वो थे जो 1942 की जेल, जो जयप्रकाश जी जेल लांग के निकले थे, उसमें से एक थे 6 लोगों में से। तो लिखा उन्होंने कि डॉक्टर लोहिया ने पूरी विनम्रता से कहा कि पुरानी बातें सब पुरानी बातें हैं, ये हमारे आदरणीय नेता और सरदार हैं, इनके रहने से हमको क्या एतराज़ होगा। फिर सरदार पटेल बैठे बातचीत में। तो आचार्य नरेंद्र देव का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना अगर 46 में हो गया होता तो ऐसी बहुत सारी अप्रिय बातें हुई जो बाद में, सोशलिस्टों का कांग्रेस से निकलना, आचार्य कृपलानी का कांग्रेस से निकलना, टंडन और कृपलानी का चुनाव लड़ना, जवाहरलाल का अकेले पड़ जाना, बहुत सी चीज़ें नहीं हुई होती। लेकिन ये तो ऐसी घटनाएं हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो कैसा हुआ होता। और उस संभावना से हम लोग आनंदित तो होते हैं कि हमारे यहाँ खाली अशुभ के लिए अभिशप्त नहीं है कि पार्टीशन हो गया, गांधी की हत्या हो गई, शुभ भी होने की संभावना थी, नहीं हुआ तो इतिहास उसकी सज़ा हम लोगों को देने से नहीं चूका। प्रोफेसर
एक जो डॉक्टर लोहिया के बारे में ये पढ़ा है जी कि जब लोग 42 के बाद में जब जी जी गिरफ्तारी जी हुई, जी जेल में रहे, जी लाहौर जेल के बाद में जी आगरा में हाँ शिफ्ट जी हुए। हाँ जी हाँ उसके बाद जब जेल से छूटे तो जवाहरलाल जी ने कहा कि आप दोनों से मिलना है वो लोग जी नहीं गए जी सीधे। जी जी लेकिन जब बाद में गए हाँ कमेटी हाँ के हाँ पहले जी हाँ और उसके अंदर जो बातचीत हुई जी। तो उन्होंने जाते साथ ही कहा कि आपको जिम्मेदारी देना है। लोहिया जी को कहा जी, और जी। लोहिया जी ने कहा कि हमने तो सुना था कि आप जेपी को देना चाहते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो है हमारी 3 शर्तें हैं जी 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 और उन शर्तों के अंदर उन्होंने कहा नंबर 1 ये कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष है हाँ। उसे प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनको मंत्री नहीं सरकार बनना में नहीं चाहिए, होना चाहिए है ना। जी। और अगर आपको ये सब शर्तें मंजूर हैं तो आपका जो प्रस्ताव है वो हमको मंजूर है। तो ये तथ्यात्मक है। नहीं ये क्योंकि तो मतलब ये कई सारी जगह पढ़ा है। जी हाँ नहीं आपने तो आप तो सुनीलन जी को जानते हैं, ग्वालियर पुत्र होने के साथ साथ ही हमारे समाजवादी आंदोलन के इतिहासकार भी हैं। एक बड़ी सुंदर दस्तावेजी किताब बनी है 2 खंडों में, समाजवादी आंदोलन के दस्तावेज। तब इनकी उम्र कम थी, हम लोग के प्रोफेसर विनोद प्रसाद जी के साथ सह संपादक थे। नहीं ये बात तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी लिखी है कि जवाहरलाल जी से जब मुलाकात हुई और ये सरकार चलाने का समय आ गया था तो उस समय इन लोगों के मन में कुछ नैतिक प्रश्न थे, उसमें संगठन का सवाल था। क्योंकि जिस तरह से भारत का बंटवारा हुआ और कांग्रेसी हक्का बक्का रह गए, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, उनकी आंख के आगे देश टूटा और आंख के आगे गांधी की हत्या भी हुई। तो जवाहरलाल जी सबको समेटना चाहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनकी कैबिनेट में थे, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सब लोग तो वायसराय के सलाहकार मंडली के लोग थे। उनके लेबर मिनिस्टर थे बाबा साहब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंट्रल इंपीरियल एडवाइजरी काउंसिल में थे। लेकिन उन सबको लिया गया क्योंकि कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं, देश की सरकार है। उसमें समाजवादी सबसे अगली कतार में थे। ये कहते हैं कि जो सभाएं हुई जेल से निकलने के बाद, जेपी और जवाहरलाल जी की एक जैसी आकर्षण, उतनी बड़ी बड़ी सभाएं, नारा गूंजता था कि हिंद का लेनिन जयप्रकाश, अच्युत लोहिया जयप्रकाश, इनकलाब जिंदाबाद, अरुणा लोहिया जयप्रकाश, इनकलाब जिंदाबाद, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश। ये माहौल था। तो हालांकि बाद में डॉक्टर साहब ने लिखा कि ये कुछ ऐसे ही था जैसे दूध उफनने लगता है तो जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो हम समाजवादियों का भी यही हाल था, जहाँ जाते थे हज़ारों की मीटिंग हमको स्वीकार लेती थी, स्टेशन लाखों की मीटिंग हमारा अभिनंदन होता था, क्योंकि ये आखिरी लोग थे। अंग्रेज़ों ने सबको छोड़ दिया था, लेकिन आखिरी जो लोग 1946 तक जेल में रखे गए उनमें से 2 सबसे बड़े, जिसके लिए गांधी ने शर्त रखी कि तुम हमसे बात करने तो आना चाहते हो, स्वागत है, लेकिन हमारे लड़के भी जेल में, और जब तक लोहिया और जयप्रकाश जैसे देशभक्त जेल में हैं मैं चैन से नहीं बैठ सकता हूँ। तो इस तरह का जवाहरलाल ने लिखा लोहिया को कि तुम जेल से छूटे और मैं सोचता था कि तुम इलाहाबाद रुकते जाओगे, लेकिन तुम कलकत्ता सीधे गए। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि पिता का, क्योंकि जयप्रकाश जब लोहिया जी जेल में थे सन 42 की, तो उसी समय उनके पिता का निधन हुआ और उस समय पेरोल पर छोड़े जा सकते थे अंतिम क्रिया के लिए, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे पिता अगर जिंदा होते तो मुझे ये नहीं करने देते। मैं अब जो होना था हो गया है, अब मैं तो या तो अंग्रेज़ खुद छोड़े और नहीं तुम जेल से नहीं छूटेंगे। तो खैर वो कलकत्ता, तो बहुत प्यारी चिट्ठी लिखी जवाहरलाल जी ने, बहुत अपना। तो जैसे आप देखिए उनका जन्म था 1889 का, 1889, इनका जन्म 1910 का, 21 साल छोटे थे, करीब करीब पिता पुत्र जैसा या चाचा भतीजे जैसा रिश्ता था। और उसका ही नतीजा भी जवाहरलाल को भुगतना पड़ा। जितनी आलोचना लोहिया जी ने लोहिया जी ने जवाहरलाल की उतनी वो अपने दुश्मन की भी नहीं करते, क्योंकि उनके नायक थे। उन्होंने कहा कि हमारा सपना था जवाहरलाल बनना, हमारे आदर्श थे गांधी और सुभाष। वो कुछ तीनों का नाम लिया उन्होंने, बड़े कविता वाली शैली में उन्होंने, कि गांधी को हम क्या, हमारी पीढ़ी पूरी की पूरी, और जवाहरलाल को क्या मानती थी, और जवाहरलाल भी वैसे ही सबको समेटे हुए चलते थे। खैर ये जो मंत्रिमंडल में आने की बात है, जो जवाहरलाल जी की बड़ी इच्छा थी कि वो संगठन के जनरल सेक्रेटरी बने लोहिया, और लेकिन लोहिया अपने तेवर वाले थे। आपसे हम खुल के दिल की बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे।
उन्होंने कहा कि संगठन को बनाना अगर है तो सरकार नहीं, संगठन का वर्चस्व होना चाहिए। आज भी तमाम पार्टियां जो आंतरिक लोकतंत्र के अभाव का शिकार हैं, उसका कारण क्या है कि जो मुख्यमंत्री हो गया उसी की चलेगी, पार्टी अध्यक्ष की कोई नहीं सुनेगा, जो विधायक हो गया उसी की चलेगी, जिला अध्यक्ष की कोई नहीं सुनेगा। कांग्रेस की ऐसी बिल्कुल नहीं थी। कांग्रेस में जो जिला समिति का अध्यक्ष कहता या कहती थी, वो फिर बाकी MP MLA एक पलड़े पर, और जिला समिति का, इसीलिए कई बार जो नाम प्रेषित किए गए जिला समिति द्वारा, उसको जवाहरलाल भी नहीं बदलवा पाते थे, UPCC का प्रेसिडेंट नहीं बदलवा पाता था, कहते भाई जिले से फैसला हो गया है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। ऐसा आंतरिक लोकतंत्र का ताना बाना था। इसीलिए नमक आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक कांग्रेस एक कसी हुई सेना की तरह से काम करती रही। कांग्रेसियों ने मोर्चा तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि आखिरी आदमी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार नहीं कर लिया। तो ये जो कथा है बहुत रोमांचक है, और इस कथा के जो नायक हैं उन्होंने अपने को नेपथ्य में रखा जिससे कि और आगे बढ़ सकें। खोज करके शिव प्रसाद जी ने काशी विद्यापीठ में अध्यापन के लिए लोगों को, ये जो नाम बड़े बड़े हुए ना बाद में, राहुल सांस्कृत्यायन, ये अपनी थकान मिटाने के लिए काशी विद्यापीठ आए, किसान आंदोलन के कार्यकर्ता थे, और आचार्य जी ने उनसे कहा कि तुम्हारे अंदर तो अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन तुम किस झंझट में पड़े हुए हो। तो कहा हम कहाँ पढ़ें, तो श्रीलंका उन्होंने भेजा अपने एक पुराने काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी की मदद से कि जाओ बौद्ध अध्ययन करो, और जब बौद्ध दर्शन में पारंगत होकर निकले तो राहुल जी की जैसे एक सरस्वती की धारा निकली। ऐसे मैंने आपको प्रेमचंद जी का बताया, आपको खोजेंगे तो पता चलेगा कि चिट्ठी लिखी जवाहरलाल ने कि ये जो किताब मैंने बनाई है, लेटर्स ऑफ ए फादर टू ए डॉटर, ये हिंदी में भी आ जाए, ऐसे लोगों की सलाह है। कोई अच्छा अनुवादक मेरी निगाह में नहीं है, तुम बताओ। श्री प्रकाश जी को लिखा। श्री प्रकाश जी जवाब देते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे तिलक विद्यापीठ में प्राथमिक शिक्षा में एक बड़ा तेजस्वी लेखक है, प्रेमचंद उसका नाम है, आप कहें तो मैं उनसे बात करूं। और फिर प्रेमचंद जी ने उसका अनुवाद किया। तो ये सब लोग हिंदी साहित्य के सेवक, हिंदी पत्रकारिता के सेवक, राष्ट्रीय आंदोलन के बाएं बाजू और दाएं बाजू के नेता लोग, सबके लिए काशी विद्यापीठ एक तीर्थ स्थान था। और उस तीर्थ स्थान के बनाने में शिव प्रसाद जी की पवित्रता और फिर भगवान दास जी, संपूर्णानंद जी, नरेंद्र देव जी की साधना बहुत काम आई। आपने कभी एनालाइज किया कि ये जो 1946 में जब अंतरिम प्रधान जी हाँ, उसके बाद उनके रुख में क्यों ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो गांधी जी के भी और जो उनका पुराना सहयोगी जी दोनों के प्रति क्यों खिलाफ? नहीं, वो एक देखिए जवाहरलाल जी पर जितना काम हुआ है सरकारी विद्वानों की मदद से, किसी पर नहीं हुआ है। कई खंडों में S. गोपाल हमारे दिल्ली नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकार थे, उन्होंने जीवनी लिखी और वो अभी तक काम चलता रहा। जवाहरलाल जी का जो 1946 से 1953-54 के बीच का एक कभी इधर अति किया, कभी उधर। जब ये लोग जा रहे थे तो रोका नहीं। जब आचार्य नरेंद्र की एक तरह से खुलेआम, जैसे अभिमन्यु मारा गया, ऐसे आपने उनको एक गेरुआधारी को पकड़ करके लड़ा दिया। हालांकि उसमें मैं फुटनोट ये बता दूं कि समाजवादियों से झंझट लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाबा राघवदास जीत तो गए, लेकिन आचार्य नरेंद्र के एक अनुयायी थे उग्रसेन, जो उसी इलाके के थे, बरहज के। और बाबा राघवदास के आश्रम के बगल में कॉलेज था, BRD कॉलेज, अभी भी बाबा राघवदास कॉलेज। वो रोज़ सवेरे 10 बजे माइक लगा करके उनकी निंदा करते थे और शाम 6 बजे तक वो भाषण देते रहते समाजवादी लोग। बाबा राघवदास सोचते थे कुछ दिन बाद ये सब थक जाएंगे, अब समाजवादी है तो भाषण देने में कैसे पीछे रहेंगे। रोज़ उग्रसेन जी वहाँ तब तक भाषण देते रहे जब तक कि बाबा राघवदास आज ही जा करके उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो बदला तो लिया समाजवादियों ने, लेकिन इतिहास टेढ़ा हो गया। उसके बाद दल बदलने के लिए किसी ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। सर मेरा एक सवाल जी था कि अभी हमने बात की कि कांग्रेस ने ये गलतियां जी बहुत सारा ये किया, तो कांग्रेस का तो जो होना था हो गया जी, 70 साल शासन में भी रहे, देश का भी तो गड़बड़ हो गया, देश का भी गड़बड़ हो जी, लेकिन देश बचाने के लिए जिन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, जी 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 उनका ये ऐसा क्यों हो गया? वो भी देखिए, आज तो मैं तो कि आप इस पे विस्तार से नहीं, मैं किताब ले आया हूँ, ले तो आया था एक कॉपी,
करण जी को देने के लिए, लेकिन वो किताब आप सब पढ़े तो अच्छा रहेगा। उसमें 3-4 लोगों ने बड़े निर्मल भाव से समाजवादियों की दुर्गत का विश्लेषण किया, और वो बड़े पक्के समाजवादी हैं। उसमें एक हैं रामनंदन मिश्र जो 1934 के फाउंडर थे, एक हैं गणेश मंत्री, एक है ओम प्रकाश दीपक। उन्होंने इस सवाल को 77 के बाद ये लेख लिख रहे हैं, लोहिया जी के निधन के बाद कुछ लोगों ने लिखा, बड़ा निर्मम विश्लेषण किया है। और एक जो बड़ा कारण बताया, पराजय की भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, पराजय से अवसरवाद होता है। तो जो पराजित होते चले गए, वही मैं कह रहा हूँ कि लिहाज आपने नहीं किया। गांधी जी जयप्रकाश को बुलाते हैं कि तुम अकल से कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हो, ये जो मार्क्सवाद कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा लेख छापना चाहता हूँ और आओ बैठो बात करेंगे। पीसी जोशी को बुलाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री को। वो तमाम तरह के, गांधी जो है पूंजीवादियों का एजेंट है, साम्राज्यवाद का एजेंट है, क्रांति को दिशाहीन कर रहा है, पीसी जोशी को बुलाते हैं। नास्तिकों को बुलाते हैं। काका कालेलकर ने कहा कि मैं तो ईश्वर में, हिंसा में विश्वास करता हूँ। वो कहा ठीक है, आज़ादी का भी तो सपना देखते हो। हाँ देखते हैं, तो चलो 1 साल हमारे साथ काम करो और गुजरात विद्यापीठ के कुलपति बन जाओ, साल भर बाद फिर मिलेंगे। काका कालेलकर ने लिखा कि वो साल कभी आया ही नहीं, उस साल कभी पूरा ही नहीं हुआ। मैं ऐसा अंदर चलता चला गया कि गांधी की अहिंसा का मर्म मैंने समझा कि मेरी हिंसा में जो होना था वो गांधी की अहिंसा से तो और ज़्यादा हो रहा है, कई गुना ज़्यादा हो रहा है। तो ये जिसे कहते परिवार को संभालने का जो काम था, कांग्रेस नायकों को करना चाहिए था, अगर वो देश को देखते थे। हाँ, देश से अगर दल बड़ा था और दल से नेता बड़ा था तो अलग बात है, जो आजकल चल रहा है कि दल देश से बड़ा है और मैं दल से बड़ा हूँ। तो मैं तो पीछे मुड़ के, क्योंकि 20 बरस 30 बरस बड़े लोग थे, इनके बुलाने का असर था। बुलाया तो जयप्रकाश गए कि नहीं गए? जब जवाहरलाल जी ने जयप्रकाश जी से कहा कि आओ बात करते हैं, तो जयप्रकाश जी ने इतनी गलतफहमी फैला दिया कि उनको समाजवादियों के एक हिस्से ने मान सिंह तक कह दिया। लेकिन जयप्रकाश जी निर्मल भाव से गए कि आप और हम 20 बरस, हम और आप तो 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं ना, अब बाहर जाने पर किसी को चोट लग गया तो सब दौड़ेंगे मदद करने के लिए। बोले तो 20-20 बरस साथ रहे भाई। समाजवादियों का कांग्रेस के नेतृत्व से बहुत आत्मीयता का रिश्ता था। जवाहरलाल और जयप्रकाश और नरेंद्र देव एक जेल में 4 बरस अगल बगल के कमरे में बंद थे। 4 बरस, जो जवाहरलाल ने अपनी किताब में लिखा कि ये किताब जो मैं लिख सका उसका कारण 2 चलते फिरते विश्वकोश थे, इस्लाम के बारे में मौलाना आज़ाद और भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के बारे में आचार्य नरेंद्र देव। ऐसा रिश्ता था। अपने घर में रखा बच्चों की तरह से। 23-24 वर्ष के लड़के को आप कोई जिम्मेदारी देंगे? पूरी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करने के लिए इस 24 वर्ष के लड़के को, राम मनोहर लोहिया को, उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट बनते हुए रख लिया। जयप्रकाश नारायण को बुला कर रखा, लेबर डिपार्टमेंट बनाओ। जेडे अहमद को बुला करके रखा, किसानों की सभा बनाओ। वो लोग घोषित मार्क्सवादी थे, घोषित एक तरह से गांधी आलोचक भी थे, लेकिन वो देख रहे थे कि इनकी पवित्रता। तो जो समाजवादियों के बारे में उन्होंने लिखा कि ये जो लोग थे, ये 3 हथियार थे इनके पास, 3 मोर्चे थे लड़ाई के, रचना, आंदोलन और वोट। तो पहले तो रचना छूट गई। 67 के बाद रचनात्मक काम करने का मिजाज गड़बड़ हो गया। उसके बाद 77 के बाद आंदोलन छूट गया, खाली वोट रह गया। और वोट की जो वासना होती है, मैं भी अब एक चुनाव लड़ करके आया हूँ, अच्छा किया कि बुरा किया ये हमारे दोस्त बताएंगे। वो जो वासना होती है, वो जो कसक होती है कि अरे यार इतना थोड़ा सा ढीला हो गए होते, लचक गए होते तो बात बन जाती, वो इन लोगों को बहुत प्रेरित करती रही। और आज हम भी क्यों बुलाते हैं किसी को उद्घाटन करने के लिए, समापन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए? पहले बुलाते थे बुद्धिजीवियों को, दार्शनिकों को, चिंतकों को, संस्कृति नायकों नायिकाओं को। अब बुलाते हैं मंत्री जी आ जाए तो काम बन जाए। मीडिया भी तभी छापेगा जब मंत्री जी आएंगे। उससे कद भी बहुत बढ़ जाता है। कद भी बढ़ जाता है और वो खुद बौने होते हैं। तो ये जो इसका डॉक्टर लोहिया ने लिखा कि जैसे वयस्क होने यानी बुढ़ापे की संतान के प्रति ज़्यादा अनुराग होता है, वैसे ही आज़ादी जब मिली तो हम लोग राज सत्ता के प्रति ज़्यादा मोहित हो गए। और अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेताओं का नाम गिनाने के लिए कहा जाए तो 2 नाम तुरंत आ जाते हैं चमकते हुए, ज्योति बसु और नंबूद्री पाल।
और लोग क्या, गोपालन तो बड़े नेता थे नंबूद्रीपाल से, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री नहीं हुए। हमारी बिरादरी में जिस परिवार में मैं हूँ, हमारे परिवार में बताइए तो नाम किसका लिया जाएगा? मुलायम सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार जी, राम नरेश यादव। क्यों? क्योंकि लोग मुख्यमंत्री बने। अरे भाई, उस समय 1 दर्जन आदमी और थे इनसे बेहतर थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे कई कारणों से, लेकिन मधुलिमय, राजनारायण, रामसेवक यादव, किशन पटनायक, इनका नाम सामने नहीं आता। तो ये समाजवादियों का ये जो विघटन या विचलन हुआ, उसके 3 मोर्चे थे। 3 मोर्चे में से 2 मोड़ आए, 2 के बाद फिर 1 में रह गए, और 1 के लायक नहीं थे। कोई समाजवादी संसदीय जनतंत्र के लायक नहीं है भाई। आपको जात के खिलाफ बोलना है, समाज जात पर चलता है। आपको नर नारी समता के पक्ष में बोलना है, औरत को दबा के रखना हर मर्द की जिम्मेदारी हो जाती है। आपको हिंदू मुसलमान के बीच में सद्भाव की बात करना है, और वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों खतरे में एक दूसरे से। तो जो नीतियाँ अंग्रेजी हटाओ, सारा मिडिल क्लास खिलाफ हो जाता है। पागलों की पार्टी है यार। हमारा लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो किसी लायक नहीं रहेगा, और ये कहते हैं अंग्रेजी हटाओ। लेकिन सर जितने भी आंदोलन के प्रोस्पेक्टस रहे हैं जी, निश्चित तौर पर उस समय वो चीजें जरूरी थी जी। तो क्या समाजवाद के बाकी लोग जो आए हुए, जो महान नेताओं के बाद भी तो पीढ़ी तो आएगी, लोग जाएंगे, जी जी, तो उन लोगों ने उसमें बदलाव क्यों नहीं किया? बदलाव किया, सुविधाजनक बदलाव, असुविधाजनक नहीं। ऐसा रास्ता नहीं पकड़ा जिसमें पकड़ के जेल में बंद कर दिए जाए, जैसे आजकल है। आज का समाजवादी तो खुल के सरकार की आलोचना करेगा और इसकी चिंता नहीं करेगा कि जेल में बंद करोगे कि नहीं करोगे, हमारा क्या करोगे क्या नहीं करोगे, जो होगा देखा जाएगा। वो जो बेलौस, जो बिंदास अंदाज था, अब वो राजनारायण, मधुलिमय, वो लोग, हम लोग उनसे बिना पूछे हरकतें करते थे। वो आके खड़े हो जाते थे, और खड़े नहीं हो जाते जेल जाते थे। हम लोगोों ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौरान, रमाजी दिल्ली विश्वविद्यालय के नेता थे, हम लोग BHU में थे। इंदिरा जी का एक, आप जानते हैं वैज्ञानिक, आप में से जो भाई साहब थे ना, केमिकल इंजीनियर या कौन है, हर साल भारत के वैज्ञानिकों का एक शिखर सम्मेलन होता है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस, और चाहे जो प्रधानमंत्री हो वो उसका उद्घाटन करता है या करती है। तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला था 68-69 में, हम लोग बहुत पिटे थे, और क्या पिटे थे, लेकिन हाँ तब के हिसाब से पिटे ही थे। तो इंदिरा जी आई उद्घाटन करने BHU में। BHU के हम लोग राजा राजकुमार थे। हम लोग कहा इंदिरा जी को काला झंडा दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने देश के ऊपर अंग्रेजी लादने का कानून पास कराया है। न राजनारायण से पूछा, न मधुलिमय से पूछा, न और नेताओं से पूछा, ये लड़कों का फैसला था। वो लोग आ गए सब में उस दिन, जिस दिन इंदिरा जी को काला झंडा दिखाना था। समाजवादियों का सम्मेलन ख़त्म हुआ था बिहार में कहीं सोनपुर वगैरह में, पूरी पार्टी ने फैसला किया कि इन लड़कों के लड़कपन में हम लोग भी शामिल होंगे। राजनारायण जी भी जेल में, मधु जी जेल में, सैकड़ों नेता जेल में। तो उन्होंने परिवर्तन किया। तब के लोगों ने, जयप्रकाश जी का आंदोलन, किस समाजवादी से पूछ के जयप्रकाश जी ने आंदोलन की अगुवाई की थी? किसी से नहीं की थी। समाजवादी युवजन सभा के मुट्ठी भर लड़कों ने उनसे निवेदन किया, विद्यार्थी परिषद और तरुण शांति सेना के साथ, कि JP हम लोगों को पागल कुत्तों की तरह पुलिस खोज रही है, हम लोगों से भी चूक हो गई, सारा पटना जला दिया बदमाशों ने, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। जयप्रकाश जी ने नहीं पूछा कि तुम अपनी पार्टी के बॉसेस से पूछ के आए हो कि नहीं आए हो, और न इन लड़कों ने पूछा और न इन नेताओं ने पूछा। और फिर आंदोलन शुरू हो गया कि जयप्रकाश के अनुशासन में चलना है। एक दिन बिहार बंद हुआ तो राजनारायण जी पहुंच गया, एक दिन कुछ और था तो कोई और पहुंच गया। तो वो रिश्ता था। बदलाव के लिए पवित्रता अगर है तो हम औपचारिकताओं में नहीं पड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, आपको ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, मैंने 20 बरस काला धंधा किया है। प्रभु अगर टिकट और सुनीलन जी आपको न दे के हमको दे दें तो बगल की भी 3 सीटों का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, और आपको तो कुछ न कुछ दक्षिणा दूंगा ही। पार्टियां टिकट बेचने लगी। विनेबिलिटी, मैं जिस पार्टी को मैंने बनाया उसमें इसी बात पर झगड़ा हो गया। कहा कि प्रभु आप तो चले जाएंगे पढ़ाने के लिए, हारने के बाद हमको कौन पूछेगा। विनेबिलिटी, जब हम सरकार बना के चलाएंगे तो लोग हमारे यहाँ आएंगे। आते हैं सैकड़ों लोग। हमारे एक नेता थे, उन्होंने BJP का दामन पकड़ लिया था। बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे। हम लोग किसी और वजह से उनसे मिलने गए, कोई काम नहीं था, अपना काम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कितने लोग बाहर थे? उन्होंने कहा कि 150-200 लोग होंगे। कहा देखो तुम आए हो अपनी नाराज़गी जाहिर करने की, क्या कर रहे हैं आप? ये सब लोग हमारे यहाँ सवेरे से शाम तक आते हैं। तो सत्ता का अपना एक महत्व होता है, वजन होता है। तो समाजवादियों का ये जो हुआ,
और सिद्धांत का भी प्रवाह, जैसे एक नदी हो और बंद जाए किसी वजह से, तो वो नदी फिर तालाब में बदलती है, तालाब का पानी सड़ने लगता है, उसमें कमल कुमलाने लगते हैं। तो सिद्धांतों में भी अभी अगर समाजवादियों में पूछा जाए कि भाई हमको 2 अर्थशास्त्रियों का नाम बताओ जो समाजवादी अर्थशास्त्री, मुश्किल हो जाएगी। 2 इतिहासकारों का नाम बताओ, 2 साहित्यकारों का नाम बताओ, रघुवीर सहाय सर, विजय देव नारायण शाही तो चाय और कॉफ़ी पीते थे लोहिया के साथ इलाहाबाद में, और तुम्हारे साथ चाय कॉफ़ी कौन पीता है? तो मुझे वो सूची छिपानी पड़ेगी, क्योंकि जिनके साथ मेरी सोबत है वो ऐसे लोग हैं जिनके साथ कि हम दिन के उजाले में सामना नहीं कर सकते आपका। तो हमारे एक नेता थे जो मंत्री भी हुए, रघुवंश प्रसाद जी, उनको बुलाया हमने एक सम्मेलन का उद्घाटन, गरीबी पर सम्मेलन था, और वो केंद्रीय मंत्री थे, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। लेकिन फिर किसी ने पूछा कि ये जो अभी शोध वगैरह हुआ है इसकी रिपोर्ट भी आपने पढ़ी? तो उन्होंने कहा देखिए मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, पढ़ना मेरी शौक़ है मेरा, लेकिन जब से मैं सांसद बना और मंत्री बना मेरे पास 5 काम के लिए लोग आते हैं, उसी में मेरा सारा दिन निकल जाता है। अब लोग वो तो भी मजाक के मूड में थे, क्या 5 काम है जो हर सांसद को करना है अगर अगला चुनाव जीतना है? का पहला तो ये आते हैं कि साहब हमारे लड़के ने बड़ी नादानी की और अमुक किस्म का संगीन जुर्म किया है, कह देते तो FIR ठीक हो जाती है। अरे भाई किसी वकील के पास जाओ, हम क्या करेंगे? नहीं साहब सुना है कि वो SSP या DIG या होम मिनिस्टर, तो गलत कामों को बचाओ। दूसरे लोग आते हैं कि लड़की की शादी तय हो गई है, बड़ा अच्छा लड़का मिल गया है, नौकरी लग जाती तो शादी हो जाती, दहेज भी नहीं लेंगे, नौकरी दिलाइए। तीसरा है कि नौकरी तो लगी हुई है लेकिन हमारी पत्नी की पोस्टिंग हो गई है वहाँ दतिया में, मैं हूँ ग्वालियर में, ट्रांसफ़र करा दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी, ट्रांसफ़र। चौथा, हमारा बच्चा बीमार है या हमारी बहन बीमार है, पत्नी बीमार है, एम्स में बेड नहीं मिल रहा है, फ़ोन कर देते तो बेड मिल जाता। आखिरी काम क्या है रघुवंश बाबू? आखिरी ये है कि ये सब में से तो कोई काम आप नहीं करा सकते, जाने का हमारा रिजर्वेशन करा दीजिए और हमारा पैसा ख़त्म हो गया इस चक्कर में, टिकट का इंतज़ाम कर दीजिए। कहा कि आप बताइए कि इस 5 काम को करते करते फिर समय कहाँ है कि मैं रिसर्च पढ़ूँ, किसी विद्वान से मिलूँ, क्योंकि अगर मैं किसी से मिलूँगा भी तो बाहर बैठे लोग चिल्लाएंगे कि बैठे बात कर रहे हैं और हम आधा घंटे से बैठे हुए हैं और हमको सुन नहीं रहे हैं, और कहते जाते जाते कहते हैं कि अच्छा ठीक है हम आपके दरवाजे आए, आपने हमारी नहीं सुनी, अब आप जब हमारे दरवाजे आइएगा वोट के मौके पर तब हम आपको बताएंगे। ये तो एक तरह से ये विचलन वैसा भी है, समाज का भी विचलन। अभी गोवा में मैं आखिरी प्रश्न है। हाँ, मतलब अभी जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव होने जी, हैं, जी, कांग्रेस पार्टी जैसे जीतना चाहती है तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए कि 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते? कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी की तरह से बर्ताव करें, यानी बड़ी पार्टी है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो CPI, CPM, सपा, बसपा, JDS, JDU ये सब छोटी पार्टियाँ, एक तरह से उसी खानदान से निकली हुई पार्टियाँ। उन्होंने बहुत गलत काम भी किए हों, जैसे हम लोगों ने मनमोहन सिंह जैसे सीधे आदमी को हटा के नरेंद्र मोदी को लाने में योगदान किया अन्ना आंदोलन के दौरान। ये हमारा उत्पाद था, खुराफात थी, हमारी गलती थी, लेकिन कांग्रेस को क्षमा करना चाहिए। जैसे ठोस मैं बताऊं, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं 5 को बंगलोर खुद जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को चिट्ठी लिखनी चाहिए, इन तमाम 20-25 अच्छा 45 पार्टियाँ लोकसभा में हैं, तो NDA को छोड़ के जो बाकी पार्टियाँ हैं उनके अध्यक्षों को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि भाई एक दिन चाय पर आओ, हम लोग बात करना चाहते हैं, खुली बात करेंगे, बिना शर्त बात करेंगे। देखिए कैसे मामला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, हमारी बात हुई जनरल सेक्रेटरी से, उसके कुल 1 सीट चाहिए भाई बंगलोर में, कोलार की सीट, जहाँ उनकी ट्रेड यूनियन 40 साल से है, उस 1 सीट को आप नहीं, आप जीतेंगे भी नहीं, वो सीट आप जीतेंगे भी नहीं। वो सीट में सिद्धारमैया चाह रहे हैं और हमारा BR पाटिल कांग्रेस में समाजवादी है। नहीं तो अभी तो 8-10 स्टेट में इलेक्शन है और इन इलेक्शन में कांग्रेस को इन सब के अगेंस्ट में लड़ना है, नहीं लड़ना है। अगर कांग्रेस खाली बड़ा दिल दिखा, खाली आप हमको चाय पर बुला देंगे ना, जैसे करण जी ने बुलाया है न्योते में, उसी में मन पिघल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट भी तो नहीं है। ये छोटी छोटी पार्टियां तो जमानत जब्ती पार्टियां हैं।